हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? क्या हाल चाल है आप सबके? मैम, हमारे हाल चाल बहुत बढ़िया है। आप कैसे हो? जी, हम भी बहुत बढ़िया हैं। हम बिल्कुल बढ़िया हैं। तो मैम, ये बताइए आज हम क्या पढ़ेंगे? हमने चैप्टर टाइम ऑफ सप्लाई तो ख़त्म कर दिया। सीए इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट ने भी और सीए में इंटरमीडिएट वाले बच्चों ने भी टाइम ऑफ सप्लाई का चैप्टर अब ख़त्म कर दिया है। तो मैम, आज हम न्यू चैप्टर पढ़ेंगे क्या? हाँ, आज हम एक न्यू चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नेम होगा इनपुट टैक्स क्रेडिट। एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट 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 इवन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जिसमें से एक क्वेश्चन पक्का एग्ज़ाम में आता है 8 नंबर का। चाहे मैं सीएमए इंटरमीडिएट की बात करूं, चाहे मैं सीए इंटरमीडिएट की बात करूं, एक क्वेश्चन पक्का पक्का एग्ज़ाम में आता है। मैम, डेट तो लिख दो। डेट नहीं लिखी आज की क्लास है ना? हाँ बच्चा, आज की क्लास है। आज डेट है 11 जून 2020। आप बोलो और मैं ना सुनूं, ये तो हो ही नहीं सकता। चलिए, अब सुनो। तो आज जो हम करेंगे वो है हमारा डिस्कशन बेस्ड ऑन अ न्यू चैप्टर इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। जो बच्चा पहले क्लास नहीं कर चुका होगा जो मेरा स्टूडेंट है और मेरी पहले बिगनिंग वाली क्लास स्टार्टिंग वाली नहीं की है, जो मैसेज करते हैं कि मैम स्टार्टिंग की कब आएंगी, स्टार्टिंग की कब आएंगी, तो स्टार्टिंग की जब आएंगी आ जाएंगी। अभी जो चल रही है उनको करो। ये बिल्कुल न्यू चैप्टर है, इंडिपेंडेंट चैप्टर है। बिल्कुल 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 ज़ीरो लेवल से सिखाऊंगी, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से। तो जो बच्चे ने कोई क्लास नहीं की हो वो भी ये वाली क्लास करो। एग्ज़ाम कब हो जाए कुछ पता नहीं है। पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। अब देखो, हमारा जो पेपर होता है सीएमए वालों का भी और सीए वालों का भी, दो क्वेश्चन आपको दो चैप्टर से बिगड़े हुए मिलते हैं। एकदम बिगड़े हुए, दिमाग से एकदम बाहर से दिखेंगे। मतलब कि दिमाग से एक बार में तो समझ ही नहीं आएंगे, एकदम बिगड़े हुए क्वेश्चन। और वो दो बिगड़े हुए क्वेश्चन आते हैं दो चैप्टर से, जिसमें से एक चैप्टर तो यही है इनपुट टैक्स क्रेडिट और एक चैप्टर है वैल्यूएशन। चैप्टर बहुत इजी है, बहुत इजी है, बट चैप्टर का जो क्वेश्चन आता है वो थोड़ा सा घुमा देते हैं। हालांकि मैं आपको चैप्टर के क्वेश्चंस जब कराती हूँ तो उनमें से इंफॉर्मेशन कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं वो सिखाती हूँ। फिर उसके बाद तो क्वेश्चन 2 मिनट में हो जाता है। हमने टाइम ऑफ सप्लाई में भी किया था, सेक्शन नंबर 14 में भी इसी तरह से क्वेश्चंस किए थे। हालांकि कोई बड़ी बात नहीं है, बस ICAI और ICMAI आपको उलझाने की कोशिश करते हैं इन दो तरह के क्वेश्चंस में, इन दो चैप्टर के क्वेश्चंस में। कॉन्सेप्चुअल बहुत अच्छे से चलेंगे, खूब स्ट्रांगली अपनी कॉन्सेप्चुअल ग्रिप बनाएंगे, सारे क्वेश्चन हमसे आराम से हो जाएंगे। बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं समझाती हूँ कि ये चैप्टर हम पढ़ेंगे कैसे। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक 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 अंडरस्टैंडिंग दूंगी। बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको दी जाएगी। वो अंडरस्टैंडिंग आपको फ्लो चार्ट्स के थ्रू दी जाएगी। फ्लो चार्ट्स के थ्रू वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी जाएगी। मैं आपको दिखा देती हूँ वो फ्लो चार्ट्स कैसे होंगे। ये है वो फ्लो चार्ट्स, इनको हम पढ़ेंगे। इनमें ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स है ना, ये आप फिल करोगे, आप मैसेज करोगे, मैं इसमें फिल करती चली जाऊंगी। ये सब आपको बहुत बेसिक से सिखाऊंगी। तो पहले हम ये सारे फ्लो चार्ट्स को भरेंगे। इसकी हेल्प से हम चैप्टर का एक बेस अपने माइंड में बनाएंगे। ये देखो, ये सारे फ्लो चार्ट्स हैं, इसके बेसिस पर हम चैप्टर का एक बेस माइंड में बनाएंगे। जब ये बेसिक फ्लो चार्ट्स हमको सारे समझ आ जाएंगे, फिर इस चैप्टर में मैं आपको कुछ डेफिनेशंस पढ़ाऊंगी।
इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फिर डेफिनेशन। मैम डेफिनेशन तो आपने किसी और चैप्टर की नहीं पढ़ाई थी। हाँ, किसी और चैप्टर की ज़रूरत नहीं थी। किसी और चैप्टर की मैं हमेशा रेफर करती थी कि जब जीएसटी ख़त्म होगा तो बाद में आपको एक क्लास लगा के पढ़ा दूंगी। लेकिन इस चैप्टर की जो इस चैप्टर की डेफिनेशन है वो इस चैप्टर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वाले चैप्टर में जो कीवर्ड्स आ रहे हैं उनको आपको बताना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम इस चैप्टर की डेफिनेशंस पढ़ेंगे, वो भी मैंने नोट्स में इनबिल्ट कर रखी है। 1 हो गया, 2 हो गया, बात आती है 3 की। बात आती है 3 की और सभी एक बार बोलेंगे जय माता दी। चलिए बात आती है 3 की। तो 3 नंबर पे हम क्या पढ़ेंगे? 3 नंबर पे हम करेंगे सेट ऑफ प्रोविज़न। सेट ऑफ प्रोविज़न करेंगे हम 3 नंबर पे। ये क्या होता है, कैसे होता है, कुछ अभी नहीं, जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे बताऊंगी। ये तीनों चीज़ें आप जब ख़त्म कर लोगे उसके बाद हम आएंगे लीगल कंटेंट पर। लीगल कंटेंट बोले तो सेक्शंस पढ़ाऊंगी, बताऊंगी कितने सेक्शन हैं, सेक्शन में क्या लिखा है, सेक्शन का यूज़ कैसे होता है, कहाँ पर यूज़ होता है। जब सेक्शन पढ़ा दूंगी फिर अपने नोट से पढ़ाऊंगी, फिर आईसीआई और आईसीएमए के मॉड्यूल से आपको कराऊंगी। तो बेसिकली इस तरह से हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। आज की जो क्लास होगी उसमें हम स्टार्टिंग के 2 टॉपिक कवर करेंगे। एक तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेंगे, दूसरा हम डेफिनेशन से चैप्टर्स के कीवर्ड सीखेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम सेट ऑफ प्रोविज़न सीखेंगे और अपना लीगल कंटेंट स्टार्ट करेंगे और प्रेम से बोलेंगे जय माता दी। मैम ये अब हमको समझ आ गया, अब आप हमको फ्लो चार्ट समझाइए। आप बोलो और मैं ना सुनूं। अब आप आ जाइए फ्लो चार्ट्स पर। अब हम आ चुके हैं फ्लो चार्ट्स पर। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ये फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग्स के लिए इन कॉन्सेप्ट्स को, इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें आपको पहला फ्लो चार्ट एक दिख रहा है। जी मैम दिख रहा है। यहाँ से नहीं, पहले मैं आपको खुद ड्रॉ करके सिखाऊंगी, फिर आप मेरे को यहाँ पर आंसर्स पुट अप करवाओगे। चलो मान लो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रही है, आप सभी ध्यान लगा के अब समझिए। ये है कोई टैक्सेबल पर्सन, मान लो ये है एक शॉपकीपर, इनकी कोई शॉप है, ये दुकान चलाते हैं, प्लस ये जीएसटी में क्या है, रजिस्टर्ड है। जब ये जीएसटी में रजिस्टर्ड होते हैं तो हम इनको क्या बोलते हैं, टैक्सेबल पर्सन। ठीक है, क्योंकि जीएसटी में रजिस्टर्ड होते ये टैक्स भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से इनको बोला जाता है टैक्सेबल पर्सन। ये टैक्सेबल पर्सन अपनी एक दुकान चला रहा है। जब अपनी दुकान चला रहा है तो अपनी दुकान पे ये गुड्स रखेगा, तो ये गुड्स अपनी दुकान पर कहाँ से लाएगा, ये कहीं ना कहीं से गुड्स परचेज करेगा, और गुड्स परचेज करने के बाद ये दुकान में तो रख के बैठेगा नहीं, गुड्स परचेज करने के बाद ये दुकान में से गुड्स को क्या करेगा, बेचेगा, गुड्स की सेल करेगा। तो आपने 2 चीज़ सीखी कि कोई भी दुकानदार होता है वो पहले गुड्स की क्या करता है, परचेज करता है, और गुड्स को परचेज करने के बाद वो गुड्स को सेल कर देता है। यहाँ पर मैं मैन्युफैक्चरर की बात नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल ट्रेडर की बात कर रही हूँ, जो कि पहले गुड्स खरीदते हैं, फिर गुड्स खरीदने के बाद उनमें थोड़ा सा अपना मार्जिन ऐड करते हैं और गुड्स को आगे बेच देते हैं। अब देखो ये जो गुड्स परचेज करते हैं, परचेज करने को जीएसटी की लैंग्वेज में बोला जाता है इनवर्ड सप्लाई। गुड्स इन हुआ, बिजनेस में आया,
तो इसीलिए बोला जाता है इनवर्स सप्लाई। गुड्स बेचा, बिजनेस से आउट हुआ, तो सेल को क्या बोलेंगे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में मैसेज करो। सेल को बोलेंगे आउटवर्ड सप्लाई। ठीक है मैम, इतनी बात हमको समझ आई कि जो दुकानदार होता है वो गुड्स को परचेज करता है और उसके परचेज करने को बोला जाता है इनवर्ड सप्लाई। फिर वो गुड्स को परचेज करने के बाद गुड्स को बेच देता है और बेचने को बोला जाता है आउटवर्ड सप्लाई। तो इनवर्ड सप्लाई पर भी एक टैक्स लगता है और आउटवर्ड सप्लाई पर भी एक टैक्स लगता है। कैसे? मेरी एक दुकान है, मैं अपनी दुकान पे एसी बेचती हूँ, एयर कंडीशनर्स बेचा करती हूँ। तो मैं कहीं से एसी परचेज करने जाऊंगी। एक एसी है 30,000 रुपये का, मान के चलो एक एसी है 30,000 रुपये का। तो जब मैं सामने वाले पर्सन से एसी खरीदूंगी तो मैं उसको 30,000 रुपये भी दूंगी प्लस जीएसटी का पैसा भी दूंगी। तो यानी कि मैंने परचेज के टाइम पर भी टैक्स पे किया। अब वो एसी मेरी दुकान में आ गया, ठीक है। अब वो एसी मैंने आपको बेचा, वो 30,000 का एसी मैंने आपको कितने में बेचा? थोड़ा सा मैंने मार्जिन ऐड कर दिया। सपोज करो मैंने 40,000 रुपये में एसी आपको बेच दिया। अब मैंने आपसे 40,000 रुपये एसी का लिया, प्लस थोड़ा सा पैसा मैंने आपसे जीएसटी के लिए लिया, 28% मैंने आपसे जीएसटी के लिए लिया। तो मैंने जो आपसे जीएसटी का पैसा लिया और एसी का 40,000 रुपया लिया, तो एसी का 40,000 रुपया तो मैंने अपनी पॉकेट में रख लिया। लेकिन जो पैसा मैंने आपसे जीएसटी के लिए लिया वो पैसा भी तो मैं गवर्नमेंट को भरूंगी। अपनी पॉकेट वाला अपनी पॉकेट में रख लूंगी, लेकिन जीएसटी का पैसा मेरी पॉकेट के लिए नहीं है, वो पैसा गवर्नमेंट की पॉकेट के लिए, तो वो पैसा मैं गवर्नमेंट को भरूंगी। तो बेसिकली एक टैक्स मैं भरूंगी यहाँ पर सेल के टाइम पर, एक टैक्स लगा परचेज के टाइम पर, एक टैक्स लगा सेल के टाइम पर। परचेज वाला जो टैक्स था वो मैंने अपनी पॉकेट से भरा था, सेल वाला टैक्स मैंने आपसे लिया और गवर्नमेंट को दे दिया, अपनी पॉकेट से नहीं दिया, आपसे लिया और गवर्नमेंट को दे दिया। ठीक है, तो जो परचेज पर टैक्स लगेगा, इनवर्ड सप्लाई पर जो टैक्स लगेगा उसको बोला जाता है इनपुट टैक्स। और जो आउटवर्ड सप्लाई पर जो टैक्स लगता है उसको बोला जाता है आउटपुट टैक्स। इतनी बात समझ आई कि नहीं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में मैसेज करो फटाफट से, इतनी बात दिमाग में घुसी कि नहीं घुसी? जी मैम, इतनी बात हमारे दिमाग में घुस गई। परचेज पर टैक्स लगता है उसको बोला जाता है इनपुट टैक्स, सेल पर टैक्स लगता है उसको बोला जाता है आउटपुट टैक्स। अब देखो, ये जो शॉपकीपर था इसने आउटपुट टैक्स आपसे कलेक्ट किया था, जी हाँ, ठीक है। सपोज करो इसने आपसे जो आउटपुट टैक्स कलेक्ट किया था उसकी वैल्यू थी 5,000 रुपये, सिर्फ और सिर्फ जीएसटी के टैक्स की वैल्यू जो इसने आपसे कलेक्ट की थी वो थी 5,000 रुपये। लेकिन जब ये कहीं से एसी परचेज करके लाया था तो इसने इनपुट टैक्स पे किया था, इसने इनपुट टैक्स ऑलरेडी पे कर रखा था 4,000 रुपये, ठीक है। ये एंड यूजर नहीं है, ये गुड्स को कंज्यूम नहीं कर रहा, ये तो एक शॉपकीपर है, ये गुड्स को आगे बेच रहा है। ये बंदा गुड्स को पर्सनल पर्पस के लिए यूज नहीं कर रहा, बिजनेस पर्पस में यूज कर रहा है, गुड्स को आगे बेच रहा है। तो गवर्नमेंट बोलती है, हे शॉपकीपर, ये जो तूने टैक्स पे किया है गुड्स को परचेज करने पर, ये टैक्स हम तेरे को वापस कर देंगे, तेरा तुझको अर्पण होता है ना कि जो तूने दिया वो हम तेरे को वापस कर देंगे, क्योंकि तूने तो एसी का यूज नहीं किया, तूने तो एसी को आगे ले जाके बेच दिया, तो हम तेरे से क्यों पैसा लें? हम तेरे से कोई पैसा नहीं लेंगे। तो इन्होंने क्या कहा, तेरे से कोई पैसा नहीं लेंगे, तेरा पैसा तेरे को वापस दे दिया जाएगा।
तो ये जो टैक्स होता है, इस टैक्स का गवर्नमेंट आपको क्या दे देती है, क्रेडिट दे देती है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि ये जो पैसा हमने तेरे से लिया है, ये पैसा हम तुझको ही वापस दे देंगे, ये पैसा हम तुझको एक क्रेडिट की फॉर्म में वापस देंगे, कैश में नहीं रिफंड करेंगे। 4,000 रुपये हम तुझे कैश में वापस नहीं देंगे, बट जब तू अपनी आउटपुट सप्लाई पर टैक्स भरेगा, हे दुकानदार, जब तू अपनी आउटपुट सप्लाई पर टैक्स भरेगा तो इस वाले टैक्स का जो कि तूने इनपुट पर दे रखा है उसका क्रेडिट ले लेना, फिर जो डिफरेंस आएगा तू हमें दे देना। किसको दे देना, गवर्नमेंट को दे देना। तो अब देखो आउटपुट सप्लाई पर कितना टैक्स बन रहा था, 5,000 रुपये। ये 5,000 रुपये क्या 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 ये जो दुकानदार है अपनी पॉकेट से दे रहा है, यस और नो, बताओ जल्दी। ये 5,000 रुपये वो अपनी पॉकेट से दे रहा है या फिर कस्टमर से लेके दे रहा है? मैम कस्टमर से लेके दे रहा है। कस्टमर से लिए थे 5,000 रुपये और वो ऑलरेडी गवर्नमेंट को जो 4,000 रुपये दे चुका था, गवर्नमेंट बोल रही है अब तू उसका क्रेडिट ले ले, मतलब कि वो 4,000 रुपये यहाँ से माइनस कर ले। अब जो बैलेंस बचेगा, बैलेंस कितना बचा, 1,000 रुपये, 1,000 रुपये हमको दे दे। इतनी बात समझ आई कि नहीं कि यहाँ पर इसने क्या किया, जो इनपुट पर टैक्स पे किया था उस इनपुट पर दिए गए टैक्स का उसने क्रेडिट ले लिया। और क्रेडिट कैसे लिया, क्रेडिट लेने के लिए उसने अपने आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स को घटा दिया, वरना उसको गवर्नमेंट को 5,000 रुपये देने पड़ते। लेकिन अब उसने गवर्नमेंट को कितने रुपए दिया, 1,000 रुपये। उसने इनपुट टैक्स को आउटपुट टैक्स में से घटा दिया और जो बैलेंस बचा वो बैलेंस गवर्नमेंट को दे दिया। अब देखो गवर्नमेंट के पास कितने रुपए गए जीएसटी के, गवर्नमेंट के पास 4,000 रुपये तो पहले गए थे, 1,000 रुपया अब चला गया गवर्नमेंट के पास, तो पूरे 5,000 रुपये चले गए। कस्टमर ने कितने रुपए दिए, कस्टमर ने भी 5,000 रुपये दिए। शॉपकीपर ने, जो दुकानदार था, जो कि रजिस्टर्ड पर्सन था, उसने पहले 4,000 रुपये दिए, लेकिन बाद में उसने उन 4,000 रुपये का क्रेडिट लेके 1,000 रुपये तो गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा दिया था, तो जो उसने दिया वो उसको वापस मिल गया। तो शॉपकीपर पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। कस्टमर के पॉकेट से 5,000 रुपया गया, गवर्नमेंट के पास भी 5,000 रुपया पहुंच गया। तो ये एक तरह से हमारा कॉन्सेप्ट था, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था जिसमें मैंने आपको बताया कि समराइज कर रही हूँ, जिसने नहीं सुना हो वो अब सुन लेना, कि जब आप परचेज करते हो उस परचेज को बोला जाता है इनवर्ड सप्लाई, और इनवर्ड सप्लाई पर जो टैक्स लगता है उस सप्लाई को बोला जाता है इनपुट टैक्स। फिर जब आप परचेज किए गए गुड्स को आगे सेल कर देते हो तो उसको बोला जाता है आउटवर्ड सप्लाई, और आउटवर्ड सप्लाई पर लगता है आउटपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स को गवर्नमेंट को देते टाइम जो आपने इनपुट में टैक्स भरा हुआ है उस टैक्स का आप क्रेडिट ले लेते हो। आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स करके जो डिफरेंस बचता है वो डिफरेंस आप गवर्नमेंट को पे करते हो। तो इस तरह से जो कास्केडिंग इफेक्ट होता है, जो टैक्स ऑन टैक्स लगता है, वो बच जाता है। सप्लायर के ऊपर कोई भी जीएसटी का भार नहीं आया। जीएसटी का भार किसके ऊपर गया, जो अल्टीमेट कंज्यूमर था, जिसने गुड्स को यूज किया, उसके ऊपर गुड्स का भार गया। उसने जीएसटी का पैसा पे किया 5,000 रुपये, गवर्नमेंट को जीएसटी का पैसा 5,000 रुपये रिसीव हो गया। ये कहानी यहीं पर खत्म। और प्यार से बोलेंगे एक बार सभी मेरे साथ, जय माता दी। चलो अब आ जाओ मेरे साथ इस वाले फ्लो चार्ट में। अब सबकी बारी, अब मेरी बारी खत्म, अब आप सबकी बारी है। परचेज को क्या बोलते हैं परचेज को क्या बोलते हैं, जल्दी से मैसेज करो। वेरी गुड, परचेज को बोलते हैं इनवर्ड सप्लाई। इनवर्ड सप्लाई पर लगने वाले टैक्स को क्या बोलेंगे, जल्दी से मैसेज। इनपुट टैक्स। सेल को क्या बोलेंगे, जल्दी जल्दी प्लीज। मैम सेल को बोलते हैं आउटवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई।
आउटवर्ड सप्लाई पर लगने वाले टैक्स को आउटपुट टैक्स बोलते हैं और आउटपुट टैक्स में से हम इनपुट टैक्स माइनस कर देते हैं, क्योंकि इनपुट टैक्स का हम क्या ले लेते हैं, क्रेडिट ले लेते हैं, तो बैलेंस बचता है वो हम गवर्नमेंट को पे कर देते हैं। तो ये जो जीएसटी पेबल है ये गवर्नमेंट को चला गया, इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले लिया, आउटपुट टैक्स हमने ऑलरेडी कस्टमर से लिया हुआ था। अब आइए आप सभी फ्लो चार्ट नंबर 2 पर देख लो एक बार, अब समझेंगे मेरे साथ। अब देखो फ्लो चार्ट नंबर 2 को समझा रही हूँ। ये फ्लो चार्ट कुछ नहीं है, ये जस्ट आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रही हैं कि परचेज को क्या बोलते हैं, परचेज पर कौन सा टैक्स लगता है, सेल को क्या बोलते हैं, सेल पर कौन सा टैक्स लगता है, फिर कौन से वाले टैक्स का क्रेडिट मिलता है, फिर कितना पैसा गवर्नमेंट को जाता है। अब हम कुछ और कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो यहाँ पर कौन था बीच में था एक टैक्सेबल पर्सन। ये थे एक टैक्सेबल पर्सन जिनकी क्या थी, एसी की दुकान, इनकी थी एक एसी की दुकान, ठीक है। ये परचेज करते थे, ये परचेज कर रहे थे। तो आप मुझे बताइए एक शॉपकीपर अपनी दुकान पर क्या क्या चीजें परचेज करेगा? करो मैसेज, जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर लो। चलो टाइम इज ओवर। एक पर्सन गुड्स परचेज करेगा या फिर सर्विसेज अवेल करेगा, है ना, या फिर सर्विसेज अवेल करेगा, या फिर कैपिटल गुड्स परचेज करेगा, या फिर कैपिटल गुड्स परचेज करेगा। इतनी चीज़ें एक दुकानदार अपने बिजनेस के लिए खरीदता है। एक बिजनेस को चलाने के लिए इतनी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, क्योंकि गुड्स खरीदेगा तभी तो गुड्स को आगे बेचेगा। सर्विसेज अवेल करेगा, लाइक गुड्स को उसने एसी खरीदा, एसी को ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू अपने बिजनेस में लाएगा, तो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस उसने अवेल की। कैपिटल गुड्स, अब उसकी जो एसी की दुकान है उसमें उसने 4 एम्प्लॉय रख रखे हैं, उन 4 एम्प्लॉय को पीने के लिए ठंडा पानी चाहिए, तो उसने क्या किया, अपनी दुकान में एक फ्रीज़र लगवा दिया, तो वो फ्रीज़र क्या हुआ, कैपिटल गुड्स हुआ, उसकी कैपिटल हुई। तो इस तरह से वो 3 तरह की चीज़ें परचेज करता है, गुड्स परचेज करता है, सर्विसेज अवेल करता है, कैपिटल गुड्स परचेज करता है। जीएसटी की लैंग्वेज में इन गुड्स को बोला जाता है इनपुट्स, गुड्स को बोला जाता है इनपुट्स। जीएसटी की लैंग्वेज में गुड्स को गुड्स नहीं बोलेंगे। जब भी लिखा होगा कि उसने कुछ इनवर्ड सप्लाई की, तो वहां पर लिखा होगा उसने इनपुट्स लिया, तो आप समझ जाना अगर इनपुट्स लिखा हुआ है इसका मतलब उसने गुड्स परचेज किए हैं। इनपुट्स का मतलब उसने गुड्स परचेज किए हैं। जीएसटी की दुनिया में सर्विसेज को बोला जाता है इनपुट सर्विस, और कैपिटल गुड्स को जीएसटी की दुनिया में कैपिटल गुड्स ही बोला जाता है। और एक बार आप सभी मेरे साथ बोलोगे जय माता दी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। इतनी बात आप सबको समझ आई कि जो टैक्सेबल पर्सन होता है वो गुड्स परचेज करता है, वो सर्विसेज अवेल करता है, प्लस वो कैपिटल गुड्स परचेज करता है। तो जो गुड्स होते हैं जीएसटी की दुनिया में उनको परचेज के टाइम पर गुड्स नहीं बोलते, उनको क्या बोलते हैं, इनपुट्स। जो सर्विसेज अवेल की जा रही हैं उनको बोलते हैं इनपुट सर्विसेज, और जो कैपिटल गुड्स लिए जा रहे हैं उनको बोलते हैं कैपिटल गुड्स। चलिए अब आप आ जाइए फ्लो चार्ट पर कि एक टैक्सेबल पर्सन है। ये देखो एरो किस साइड आ रहा है, एरो अंदर की साइड आ रहा है, दैट मीन्स ये क्या हो रही है, परचेज हो रही है, ये परचेज हो रही है। तो एक टैक्सेबल पर्सन क्या क्या परचेज करता है, इनपुट परचेज करता है, इनपुट सर्विसेज अवेल करता है, और कैपिटल गुड्स परचेज करता है।
इनपुट के मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है गुड्स, ताकि बाद में आप कंफ्यूज ना हो जब खुद से पढ़ो। इनपुट मतलब गुड्स होता है, इनपुट सर्विस सर्विसेज, कैपिटल गुड्स इज कैपिटल गुड्स। ये सब वो क्या करता है, परचेज करता है, परचेज करता है, यानी कि परचेज करने को क्या बोलते हैं, इनवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई करता है इन सब की। तो इन सब पर कौन से वाला टैक्स लगता है, इनपुट टैक्स। इनवर्ड सप्लाई पे कौन सा टैक्स लगता है, इनपुट टैक्स। इस इनपुट टैक्स का इसको क्या मिल जाता है, इस इनपुट टैक्स का इसको क्या मिल गया, क्रेडिट मिल गया। अब देखो क्रेडिट आप सबको पता है कि परचेज के टाइम पर जो आपने टैक्स भरा उस टैक्स का आप क्रेडिट अवेल कर सकते हो। क्या आप सभी तरह की चीजों का क्रेडिट अवेल कर सकते हो, सभी तरह के गुड्स सर्विसेज कैपिटल गुड्स पर भरे गए टैक्सेस का क्रेडिट अवेल कर लोगे? जी नहीं, लॉ मेकर ने कहा बिल्कुल भी नहीं, ये छूट हम आपको कतई भी नहीं देंगे। आप कुछ ही चीजों का क्रेडिट अवेल कर पाओगे। दिमाग में कोई ओवर स्ट्रेस मत डालना, कोई ओवर स्ट्रेस नहीं डालना है कि किसका अवेल करेंगे किसका नहीं करेंगे, कितना अवेल करेंगे कितना नहीं करेंगे, सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप बस सिर्फ मोटी मोटी चीजें सुनो जो मैं बोल रही हूँ कि क्रेडिट सभी गुड्स सभी सर्विसेज और सभी कैपिटल गुड्स का नहीं मिलता। क्यों बताऊंगी सारा डिटेल में, लेकिन कुछ का मिल जाता है, कुछ का मिल जाता है, कुछ का नहीं मिलता। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि कुछ केसेस में आपको क्रेडिट अवेलेबल हो जाएगा और कुछ केसेस में आपको क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगा। जिन केसेस में आपको क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगा उसको बोलते हैं ब्लॉक क्रेडिट, उसको बोलते हैं ब्लॉक क्रेडिट। लेकिन कुछ केसेस में आपको क्रेडिट अवेलेबल हो जाएगा सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन। कुछ जगह पर जहाँ पर आप क्रेडिट ले रहे हो, क्या गवर्नमेंट बोलेगी आजा 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 और ले जा क्रेडिट? नहीं, गवर्नमेंट बोलेगी पहले तुझको कुछ कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी, तेरे ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, जब तू ये सारी बातें फुलफिल कर देगा तभी हम तेरे को क्रेडिट देंगे। यानी कि कुछ केसेस में तो क्रेडिट मिलेगा ही नहीं, कतई भी नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ केसेस में क्रेडिट मिल जाएगा अगर आप उन कंडीशन को फुलफिल कर दोगे तो। ठीक है मैम, ये बात हमको समझ आ गई, ये बात हमको समझ आ गई। एक बार सिर्फ 30 सेकंड लगा के बताऊंगी कि अभी तक मैंने आपको क्या सिखाया। एक बंदा है, उसकी एक दुकान है, वो एक रजिस्टर्ड पर्सन है, वो आगे से परचेज करता है। जब वो आगे से परचेज करता है तो वो 3 तरह की चीज़ें परचेज करता है, कैपिटल गुड्स परचेज करता है, सर्विसेज परचेज करता है और इनपुट्स परचेज करता है। तो इन 3 तरह की चीज़ों पर वो आगे क्या भरता है, टैक्स भरता है। उस टैक्स को बोलते हैं इनपुट टैक्स। फिर इस इनपुट टैक्स का उसको क्या मिल जाता है, क्रेडिट मिल जाता है। तो इस क्रेडिट को वो क्या कर सकता है, यूज कर सकता है एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स। तो जब उसको आउटपुट टैक्स की पेमेंट करनी होती है गवर्नमेंट को, तो वो इनपुट टैक्स को क्या करेगा, वहां से माइनस कर देगा अपने आउटपुट टैक्स में से, और जो भी बैलेंस बचा होगा उस बैलेंस पेमेंट को वो गवर्नमेंट को कर देगा। तो बात आती है, उसने जो 3 तरह की चीज़ें परचेज की थी, उसने गुड्स परचेज किया था, उसने इनपुट सर्विसेज परचेज किया था और उसने कैपिटल गुड्स परचेज किया था। क्या तीनों तरह की चीज़ों पर क्रेडिट मिलता है? जी हाँ। तो बात आती है, क्या आप वो जो आपको क्रेडिट मिल रहा है उस क्रेडिट को अवेल कर सकते हो? कुछ केस में कर सकते हो, कुछ केस में बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अब जिन केस में आप क्रेडिट अवेल कर लोगे वहां पर आपको कुछ कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, कुछ कंडीशन से आपको वो कंप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन कुछ केसेस होंगे जहां पर आप क्रेडिट अवेल ही नहीं कर सकते हो, उसको बोला जाता है ब्लॉक क्रेडिट, उसको बोला जाता है ब्लॉक क्रेडिट। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, कभी क्रेडिट मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। अब इसी चीज़ पे थोड़ी सी बातें आगे बढ़ती चली जाएंगी, बस आप सुनते रहो फ्री माइंड से। जैसे फ्री माइंड से मूवी देखते हो ऐसे ही ये मूवी देख लो। ये भी तो समझो एक मूवी है, फ़ोन पे चल रही है, आराम से बैठे हो, कोई टेंशन नहीं है, पॉपकॉर्न और रख लो साथ में।
आपने जो परचेज किया था वो क्या किया था, इनपुट्स आपने परचेज किया था, इनपुट सर्विसेज आपने अवेल किया था, इनपुट सर्विसेज आपने लिया था, और आपने क्या लिया था, और मैम हमने लिए थे कैपिटल गुड्स। और सभी बोलेंगे मेरे साथ जय माता दी। ये 3 तरह की चीजें इसने क्या की थी, परचेज की थी इस दुकानदार ने। अब देखो ये दुकानदार ये तीनों चीजों को अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहा होगा, अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहा होगा, तो इसको क्रेडिट मिलेगा, तो इसको आईटीसी मिल जाएगा। आईटीसी बोले तो इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगर ये शॉपकीपर अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहा होगा, मतलब कि एसी को खरीदा लेकिन एसी को खरीद के अपने घर में लगा दिया, अपने घर में लगा दिया, तो इसको आईटीसी नहीं मिलेगा। आईटीसी इसको तभी मिलेगा जब ये एसी खरीद के उस एसी को आगे बेच रहा हो, अपने बिजनेस में यूज कर रहा हो, अपने बिजनेस में यूज कर रहा हो। कोई कैपिटल गुड्स है, लाइक मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि इसने अपने एम्प्लॉयज के लिए फ्रीजर खरीदा और फ्रिज खरीद के इसने अपने ऑफिस में लगा दिया, तो इसको क्रेडिट मिलेगा। लेकिन अगर ये फ्रिज खरीद के अपने घर की किचन में पहुंचा देगा तो इसको कोई भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो बेसिकली बिजनेस पर्पस के लिए ही क्रेडिट मिलेगा, नॉन बिजनेस पर्पस के लिए कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। नॉन बिजनेस पर्पस बोले तो पर्सनल पर्पस। ठीक है मैम, इतनी बात हमको समझ आ गई कि इसको बिजनेस पर्पस के लिए क्रेडिट मिलेगा और इसको पर्सनल पर्पस के लिए कोई भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। और सभी मेरे साथ बोलेंगे एक बार जय माता दी। बोलते रहा करो, बार बार बोला करो, बहुत पॉजिटिव एनर्जी गेन करोगे, बहुत पॉजिटिव एनर्जी गेन करोगे। देखो यहाँ आ जाओ इस वाले डायग्राम पर। इसने टैक्सेबल पर्सन है, इसने परचेज किया, इन्वर्ट किया, इनपुट्स लिया, इनपुट सर्विस ली, कैपिटल गुड्स लिए। किसके लिए लिए, बिजनेस पर्पस के लिए। जब बिजनेस पर्पस के लिए लेगा तो इसको आईटीसी मिल जाएगा। आईटीसी की एक बार यहाँ पर फुल फॉर्म लिख देती हूँ, इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट। लेकिन अगर यही वाले इनपुट सर्विसेज एंड कैपिटल गुड्स अगर ये लेता टैक्सेबल पर्सन, अगर परचेज करता पर्सनल पर्पस के लिए, अपने घर के लिए परचेज करता, अपनी सेल्फ यूज के लिए परचेज करता, तो फिर उसको आईटीसी ना मिल पाता। तो आपको क्या समझ आया, ये वाली बात आप मेरे को बताओ। मैम आपने यही तो बात अभी बोली कि अगर टैक्सेबल पर्सन अपने बिजनेस के लिए कोई भी चीज परचेज कर ले, चाहे गुड्स ले ले, चाहे सर्विसेज ले ले, चाहे कैपिटल गुड्स ले ले, उसको आईटीसी मिल जाएगा। बट अगर यही तीनों चीजें वो अपने पर्सनल पर्पस के लिए लेगा तो उसको आईटीसी नहीं मिल पाएगा। जी हाँ, मैंने यही बोला। अब देखो ऐसा भी तो हो सकता है कि गुड्स परचेज किए गए हो, उनको साथ साथ बिजनेस पर्पस के लिए भी यूज किया गया हो और पर्सनल पर्पस के लिए भी यूज किया गया हो। ऐसा हो सकता है कि नहीं? कमेंट बॉक्स में मैसेज करो यस और नो, ऐसा हो सकता है कि नहीं? तो चलो एक एग्जांपल देती हूँ, फिर मैसेज करना कमेंट बॉक्स में। आपकी कोई शॉप है, आपने क्या किया, अपनी शॉप पर एक एसी लगा लिया ताकि आपके एम्प्लॉयज को भी कूलिंग मिलती रहे और आपको भी कूलिंग मिलती रहे। एसी को आपने 2 साल के लिए तो अपने ऑफिस में यूज किया, फिर आपने सोचा ये एसी थोड़ा सा पुराना हो गया, एक काम करते हैं इस एसी को निकलवा के घर पर भेज देते हैं और दुकान में एक नया एसी लगवा लेंगे। तो वो जो एसी था जो आपने परचेज किया था, जिस पर आपने क्रेडिट लिया होगा, क्योंकि पहले आपने उसको बिजनेस में यूज कर लिया, बिजनेस में लगा दिया, लेकिन 2 साल बाद आप उस एसी को उठाकर कहाँ पर ले गए, अपने घर पर ले गए। तो बेसिकली आपने उस एसी को बिजनेस पर्पस के लिए भी यूज किया और उस एसी को आपने पर्सनल पर्पस के लिए भी यूज किया। तो इस केस में
जो आपको आईटीसी होगा उसका क्या होगा, आईटीसी मिलना चाहिए या फिर आईटीसी नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि आप सभी जानते हो कि बिजनेस पर्पस के लिए तो आईटीसी मिलता है और जो पर्सनल पर्पस होते हैं उनमें आईटीसी नहीं मिलता है। लेकिन इस सिचुएशन में क्या होना चाहिए? तो इस सिचुएशन में आपको आईटीसी प्रोपोर्शनेट मिलेगा, प्रोपोर्शनेट आईटीसी आपको मिलेगा। फुल आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, आईटीसी का अपोर्शनमेंट हो जाएगा, आईटीसी को 2 भागों में बांट दिया जाएगा, सिर्फ उतना ही आईटीसी आपको मिलेगा, बाकी का आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। कुछ बच्चों का दिमाग चला होता है ना, वो दिमाग एकदम से उसमें बहुत सारे एकदम से डाउट्स आ जाते हैं। तो एक बच्चे के माइंड में डाउट आया कि मैम हमें पहले से कैसे पता लगेगा कि ये एसी दुकान में 2 साल के लिए यूज होगा, बाद में घर पे जाएगा, पहले से थोड़ी पता होगा। तो प्रोपोर्शनेट आईटीसी हम कैसे निकालेंगे? एक एसी है, उसकी लाइफ 5 साल है मान लो, हमें पहले से थोड़ी पता होगा कि वो 2 साल बहुत अच्छा चलेगा, तो 2 साल हम उसको दुकान में लगाएं, फिर 3 साल के लिए हम उसको घर पे ले जाएं, ऐसा पहले से तो नहीं पता होगा। तो ये सारी बातें मैं आपको पढ़ाऊंगी जब मैं आपको सेक्शन पढ़ाऊंगी, जब आपको सेक्शन पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी कि कैसे कैलकुलेशन की जाएगी, कैसे अपोर्शनमेंट किया जाएगा। अभी नहीं, अभी सिर्फ बहुत बेसिक पढ़ा रही हूँ, अभी जस्ट ये पढ़ा रही हूँ कि बिजनेस पर्पस होगा आईटीसी मिलेगा, पर्सनल पर्पस होगा आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन आप उस पर्टिकुलर चीज को बिजनेस के लिए भी यूज कर रहे हो, पर्सनल के लिए भी यूज कर रहे हो, आईटीसी का अपोर्शनमेंट हो जाएगा, मतलब कि फुल आईटीसी नहीं मिलेगा, पूरा आईटीसी नहीं मिलेगा, आईटीसी का अपोर्शनमेंट हो जाएगा। इतनी बात समझ आई या नहीं? अब बताइए कमेंट बॉक्स में और एक बार मेरे साथ जय माता दी। अब आ जाइए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, नेक्स्ट फ्लो चार्ट पे। अब देखो ये जो दुकानदार था ये एक टैक्सेबल पर्सन है, यस और नो? ये है एक टैक्सेबल पर्सन। इसने 3 तरह के गुड्स परचेज किए थे, आप सबको अब तो पता है। जल्दी जल्दी से नाम मैसेज करो, जल्दी जल्दी से नेम बताओ, जल्दी जल्दी। इसने इनपुट लिया था, इसने इनपुट सर्विसेज लिया था और इसने क्या लिया था? कैपिटल गुड्स लिया था। तो इसने इनपुट टैक्स दिया था, इसने इनपुट टैक्स दिया था, लेकिन ये जो आगे सप्लाई कर रहा है, जो ये आगे सप्लाई कर रहा है, वो सप्लाई भी कैसी है? टैक्सेबल है। यानी कि इसने एसी खरीदा तो एसी पर इसने टैक्स दिया, फिर ये जब आगे एसी बेचता है तो कस्टमर से टैक्स लेता है, यानी कि वो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है। तो गवर्नमेंट ने बोला देखो टैक्सेबल पर्सन, अगर आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो तो आपको क्रेडिट मिलेगा, तो आपको क्रेडिट मिलेगा, क्योंकि जब आपने टैक्सेबल सप्लाई की होगी तो आपने अपने कस्टमर से एक टैक्स का अमाउंट कलेक्ट किया होगा, तो वो वाला जो टैक्स का अमाउंट आपने कलेक्ट किया है वो हमको दोगे, लेकिन हमको देने से पहले जितना टैक्स आपने एज अ इनपुट टैक्स भरा है उसको माइनस कर लेना और जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वो हमको भर देना। इतनी बात हमने सीखी थी। तो गुड्स कैसे थे? टैक्सेबल। टैक्सेबल सप्लाई के केस में तो क्रेडिट मिलता है, लेकिन अगर ये टैक्सेबल पर्सन जो आउटवर्ड सप्लाई दे रहा है वो टैक्सेबल नहीं है, वो है एग्जैम्प्ट, वो है एग्जैम्प्ट। तो गवर्नमेंट बोलती है टैक्सेबल पर्सन अगर आप आगे जो सेल कर रहे हो और वो सेल है आपकी एग्जैम्प्ट, तो उस केस में हम आपको आईटीसी नहीं देंगे, हम आपको आईटीसी नहीं देंगे। और इसी प्रोविज़न की वजह से आज तक लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल है। मेरे क्लाइंट हैं वो इस चीज़ को बहुत फेस कर रहे हैं। पब्लिशर की बेसिकली मैं बात करना चाहती हूँ। पब्लिशर है एक, बेसिकली होता क्या है, जब पब्लिशर अपनी बुक आगे सेल करते हैं, अपनी प्रिंटेड बुक्स को आगे सेल करते हैं,
तो उस पर वो कस्टमर से जीएसटी नहीं कलेक्ट कर सकते, क्योंकि बुक्स के ऊपर जीएसटी का रेट नील होता है, जीएसटी का सॉरी जीरो रेट होता है, जीरो भी नहीं बोलूंगी, ये बोलूंगी कि जो बुक्स होती हैं वो पूरी तरह से एग्जैम्प्ट होती हैं, बुक्स पर कोई भी जीएसटी नहीं लगता है, प्रिंटेड बुक्स के ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगता। लेकिन ये जो पब्लिशर होते हैं इनका एक ऑफिस होता है, वहाँ पर बैठ के ये बुक्स की टाइपिंग करते हैं, वहाँ पर ये प्रिंटर यूज़ करते हैं, वहाँ पे ये प्रिंटर के अंदर इंक यूज़ करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं, ऑफिस में एसी यूज़ करते हैं। तो ये जो इतनी सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, कैपिटल गुड्स, सर्विसेज, तो ये परचेज करते हैं, और परचेज करते टाइम ये इनपुट टैक्स भर के आते होंगे। लेकिन जो ये आगे सेल कर रहे हैं वो सेल कैसी है, एग्जैम्प्ट। तो गवर्नमेंट बोलती है देख पब्लिशर, तेरी जो आगे सेल हो रही है, आउटवर्ड सेल हो रही है, वो आउटवर्ड सेल एग्जैम्प्ट है, जिसकी वजह से तूने जितना भी इनपुट टैक्स दिया था हम तेरे को उस इनपुट टैक्स का कोई भी क्रेडिट नहीं देंगे, जिसकी वजह से पब्लिशर्स बहुत परेशान है। इवन पब्लिशर ही नहीं, बहुत सारे लोग इस चीज़ में फंसे हुए हैं जो अपनी पॉकेट से टैक्स गवर्नमेंट को भर रहे हैं, और टैक्स का क्रेडिट उनको नहीं मिलता, क्योंकि उनकी जो सप्लाई है, जो उनकी आउटवर्ड सप्लाई है, वो एग्जैम्प्ट है। तो क्या समझ आया कि टैक्सेबल होगा तो आउटवर्ड सप्लाई अगर टैक्सेबल होगी तो आईटीसी मिलेगा, अगर आउटवर्ड सप्लाई एग्जैम्प्ट होगी तो आईटीसी नहीं मिलेगा। इनपुट्स आपने लिया, इनपुट आपने सर्विसेज ली, या फिर आपने कोई भी कैपिटल गुड्स परचेज किया, और आगे जो ये टैक्सेबल पर्सन आउटवर्ड सप्लाई दे रहा है वो आउटवर्ड सप्लाई भी टैक्सेबल है। तो जल्दी से मैसेज करो, आईटीसी मिलेगा या नहीं, यस और नो, मैसेज करो। जी मैम, इसको तो आईटीसी मिल जाएगा, इसको तो आईटीसी मिल जाएगा। नेक्स्ट, यही 3 तरह की चीजें टैक्सेबल पर्सन परचेज कर रहा है, लेकिन इसकी जो आउटवर्ड सप्लाई है वो एग्जैम्प्ट है, आईटीसी मिलेगा या नहीं, कमेंट। नो मैम, अब इसको आईटीसी नहीं मिलेगा, अब इसको आईटीसी नहीं मिल पाएगा। आप सभी इतना अच्छे से एक्टिव रहते हो, मैसेजेस करते हो, कमेंट करते हो, बहुत अच्छी बात है, एक्टिव रहना चाहिए। नहीं क्या करोगे, एक्टिव नहीं रहोगे तो क्या पढ़ाई नहीं करनी, क्या रहना चाहिए, तभी तो पढ़ोगे। ये चैप्टर मैं बहुत आराम से कराऊंगी, बिल्कुल भगाऊंगी नहीं इस चैप्टर में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर है। जीएसटी की बैकबोन है ये चैप्टर, जीएसटी की बैकबोन है, क्योंकि अगर ये चैप्टर ना होता तो आज भी कास्केडिंग हो रहा होता, टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स, और ना जाने कितने टैक्स लग रहे होते। चलो, अब मैंने आपको क्या बताया कि जो आउटवर्ड सप्लाई हो रही है वो टैक्सेबल है तो आईटीसी मिलेगा, लेकिन अगर वो आउटवर्ड सप्लाई एग्जेम्प्ट है तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। मान लो ये जो शॉपकीपर है ये थोड़ी सी टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं और थोड़ी सी एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहे हैं। पब्लिशर है, एक तो बुक बेच रहे हैं, बुक के साथ में उन्होंने साइड से और भी काम खोला हुआ है, बुक्स के साथ साथ वो अदर टेक्निकल इक्विपमेंट्स भी बेचते हैं, डिजिटल पेन भी बेचते हैं, डिजिटल नोटपैड भी बेचते हैं। तो इस केस में क्या होगा, वो थोड़ी सी टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई दे रहे हैं, थोड़ी सी एग्जैम्प्ट आउटवर्ड सप्लाई दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट बोलती है ऐसे केस में आपको प्रोपोर्शनेट टैक्स का क्रेडिट मिलेगा। प्रोपोर्शनेट मतलब कि ये जो क्रेडिट होगा उसका अपोर्शनमेंट कर दिया जाएगा। टैक्सेबल वाली सप्लाई के लिए क्रेडिट मिलेगा, एग्जैम्प्ट वाली सप्लाई के लिए क्रेडिट नहीं मिलेगा, यानी कि क्रेडिट का अपोर्शनमेंट हो जाएगा, क्रेडिट को 2 भागों में बांट दिया जाएगा। तो इतनी बात आपको अब समझ आई बेसिक कि कब टैक्स का क्रेडिट मिलेगा, कब क्रेडिट नहीं मिलेगा। अगर पर्सनल पर्पस के लिए है तो फटाफट मैसेज, अब सिर्फ समरी बता रही हो, जल्दी से मैसेज करना। पर्सनल पर्पस पे जीएसटी का क्रेडिट मिलेगा, यस और नो, मैसेज करो। वेरी गुड। अब बताओ मेरे को कि बिजनेस पर्पस के लिए क्रेडिट मिलेगा, यस और नो। ठीक है, अब बताइए
कि अगर सप्लायर आउटवर्ड सप्लाई दे रहे हैं, अगर वो टैक्सेबल है तो क्रेडिट मिलेगा, यस और नो? जी मैम मिलेगा। और अगर वो एग्जैम्प्ट दे रहे हैं तो मैम नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो एग्जैम्प्ट और टैक्सेबल दोनों दे रहे हैं तो मैम क्रेडिट का अपोर्शनमेंट हो जाएगा, क्रेडिट को 2 भागों में बांट दिया जाएगा। कैसे बांटेंगे, कैसे नहीं, ये सब हम बाद में सीखेंगे इन द सेंस कि जब हम लीगल कंटेंट पढ़ेंगे तब सीखेंगे। अभी सिर्फ बेस बना रहे हैं। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्लास करने से पहले आज की क्लास देखना बहुत जरूरी है, वरना कुछ समझ नहीं आएगा। ये नहीं अभी पढ़ाऊंगी, इससे पहले एक मैं चार्ट कराऊंगी आपको, बहुत ही अमेजिंग चार्ट है। उसके बाद हम ये बातें पढ़ेंगे कि ये सब क्या लिखा हुआ है। दिखा देती हूँ आपको एक बार, फिर हम उसको सीखेंगे। ये एक एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल अपने आप में फुल फ्लैश एग्जाम्पल है बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर करने के लिए। ये एग्जाम्पल बहुत कुछ कवर करेगा। ये एक डायग्राम बना हुआ है, पूरा एक फ्लो चार्ट है। इसको मिनिमाइज करके एक बार देख लो, कुछ ऐसा। सबसे पहले हम ये समझेंगे, इस पर अपनी पकड़ बनाएंगे। उसके बाद फिर हमारा ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है ये खत्म हो जाएगा और हम डेफिनेशन की ओर मूव कर जाएंगे। चलिए, सबको मेरे साथ एक्टिव रहना है, बिल्कुल से। अगर मैं कोई क्वेश्चन कर रही हूँ तो फटाफट से मैसेज करना। ये है मिस्टर ए, ये है मिस्टर ए और ये है मिस्टर बी। मिस्टर ए है एक सप्लायर और मिस्टर बी है एक रेसिपिएंट। सप्लायर जो कि गुड्स बेचता है, रेसिपिएंट जो कि गुड्स खरीदता है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स बेचे। मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर बी को गुड्स बेचा। एक सेकेंड रुक जाओ। चलिए, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स बेचे। मिस्टर बी है एक रेसिपिएंट और मिस्टर ए थे सप्लायर। ठीक है, जो गुड्स मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बेचे उनकी जो वैल्यू थी, ये जो गुड्स बेचे गए हैं ये गुड्स थे 10,000 रुपए के। ये गुड्स थे 10,000 रुपए के। तो बदले में रेसिपिएंट मिस्टर ए को क्या देंगे, 10,000 रुपए देंगे। राइट, यही करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ मैम, यही करेंगे। ये जो मिस्टर बी है ए को 10,000 रुपए देंगे। लेकिन वो 10,000 रुपए लेने से पहले मिस्टर ए क्या करेंगे, एक इनवॉइस रेज करेंगे। एक इनवॉइस रेज करके किसको देंगे, मिस्टर ए को। तो सबसे पहले क्या होगा, मिस्टर ए ने गुड्स बेचा मिस्टर बी को, प्लस मिस्टर ए ने एक इनवॉइस बनाया। इनवॉइस कौन बनाता है, सप्लायर या रेसिपिएंट? जल्दी बताओ। मैम, इनवॉइस सप्लायर बनाता है, आरसीएम के अंदर रेसिपिएंट बनाता है। लेकिन हम आरसीएम नहीं ला रहे, मैं एक्सेप्शंस केसेस की बात नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल नॉर्मल केस। तो ये सप्लायर है, सप्लायर यहाँ पर एक इनवॉइस बनाएंगे। जब ये सप्लायर इनवॉइस बनाएंगे तो इस इनवॉइस पर क्या क्या लिखेंगे, आप सबको अभी सारी बातें आनी चाहिए। जीएसटीएन लिखा जाएगा सप्लायर का, जीएसटीएन लिखा जाएगा रेसिपिएंट का, गुड्स की वैल्यू लिखी जाएगी, गुड्स कितने रुपए का है ये बात लिखी जाएगी, प्लस गुड्स के ऊपर कितने रुपए का जीएसटी लगा, ये सारी बातें लिखी जाएंगी। जब ये सारी बातें लिखी जाएंगी तो ये प्रॉपर इनवॉइस बनके तैयार हो जाएगा और ये इनवॉइस किसको दे दिया जाएगा, रेसिपिएंट को। फिर रेसिपिएंट मिस्टर ए को 10,000 रुपए दे देंगे प्लस जीएसटी का पैसा दे देंगे। सपोज करो जीएसटी लग रहा है एट रेट 18% से, तो 1,800 रुपए जीएसटी का आया और 10,000 रुपए गुड्स की वैल्यू का आया मिस्टर ए के हाथ में। मिस्टर ए क्या करेंगे, जो 10,000 रुपए गुड्स का मिला है ये 10,000 रुपए तो अपनी पॉकेट में रख लेंगे, प्लस जो 1,800 रुपए इनको जीएसटी के लिए मिला है वो 1,800 रुपए ये गवर्नमेंट को भेज देंगे। तो 1,800 रुपए किसका हो गया, गवर्नमेंट का हो गया, और 10,000 रुपए किसका हो गया, इनका खुद की पॉकेट का हो गया, इनका खुद का हो गया। ठीक है, बेसिक प्रोसीजर हमारा यही होता है।
जब दो पर्सन आपस में डील करते हैं, एक सप्लायर होता है और एक रिसिपिएंट होता है, तो यही डीलिंग होती है। इनवॉइस बनता है, पैसा आता है, पैसा आ गया और इतना पैसा अब गवर्नमेंट को जाएगा। और सभी मेरे साथ बोलेंगे जय माता दी। अब देखो, अब बढ़ते हैं दूसरे फेज की ओर कि ये तो पता है कि 1800 रुपये गवर्नमेंट को जाना है, पर ये 1800 रुपये गवर्नमेंट को जाएगा कैसे? 1800 रुपये गवर्नमेंट को जाएगा कैसे? ये 1800 रुपये किसकी पॉकेट से गया है? मिस्टर बी की पॉकेट से। मिस्टर बी ने अपनी परचेज पर ये टैक्स पे किया था, याद रखना, भूलना मत। मिस्टर बी ने गुड्स परचेज किए थे, परचेज पर टैक्स दिया था। तो ये कौन सा टैक्स हुआ? इनपुट या फिर आउटपुट? मैम ये हुआ इनपुट टैक्स। तो ये जो 1800 रुपये था ये इनपुट टैक्स हुआ, और इस इनपुट टैक्स का क्या मिल जाएगा? क्रेडिट मिल जाएगा। मान के चलो मिस्टर बी भी एक दुकानदार है, ये गुड्स को अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो मिस्टर बी को भी इस वाले जो 1800 रुपये हैं जो इन्होंने परचेज पर दिए हैं उसका क्रेडिट मिल जाएगा। लेकिन ये सारी बातें अभी तक दो लोगों के बीच में हो रही हैं, गवर्नमेंट को कैसे पता लगेगी? तो देखो क्या होता है, मिस्टर ए का भी एक जीएसटी पोर्टल पर अकाउंट होता है क्योंकि ये रजिस्टर्ड है। इधर से मिस्टर बी भी जीएसटी पोर्टल पर रजिस्टर्ड है, तो इनका भी जीएसटी पोर्टल पर एक अकाउंट होता है क्योंकि दोनों जीएसटी पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं, दोनों के पास अपना अपना जीएसटीएन नंबर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले मिस्टर ए की। अब बात करते हैं सबसे पहले मिस्टर ए की। मिस्टर ए जिन्होंने 1800 रुपये गवर्नमेंट को भेजने हैं वो जीएसटी पोर्टल पर गए। जीएसटी पोर्टल पर जाकर उन्होंने रिटर्न फाइलिंग करी, उन्होंने रिटर्न भरी। उन्होंने रिटर्न फाइलिंग करते टाइम फॉर्म भरा GSTR1। GSTR1 उन्होंने अपना एक रिटर्न फाइलिंग का फॉर्म भरा। GSTR1 रिटर्न के चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी, अभी इतना जानो, जब आपको अपनी सेल दिखानी होती है, सेल आउटवर्ड सप्लाई, तो आप भरते हो फॉर्म नंबर 1। तो मिस्टर ए ने क्या किया था? सेल की थी, तो सेल दिखाने के लिए इन्होंने भर दिया GSTR1, और उस GSTR1 में इन्होंने गवर्नमेंट को बता दिया, हे गवर्नमेंट देखो मैंने रेसिपिएंट से 1800 रुपये लिए हैं जीएसटी के, ये 1800 रुपये मुझे आपको देने हैं। ठीक है, तो जब वो GSTR1 भर रहा था तो वो ये सारी बातें गवर्नमेंट को बता रहा था, और गवर्नमेंट को बताने के लिए वो इनवॉइस की डिटेल GSTR1 में भर रहा था, इनवॉइस की डिटेल। अब क्या हुआ? अब बात करते हैं मिस्टर बी की, क्योंकि मिस्टर ए ने तो गवर्नमेंट को GSTR1 में इनवॉइसेस अपलोड करके बता दिया कि हे गवर्नमेंट मैंने सेल की है 10,000 रुपये की, जिस पर 1800 रुपये का GST कलेक्ट किया है। ठीक है, अब ये 1800 रुपये का GST कलेक्ट किया है, तो ये 1800 रुपये का गवर्नमेंट क्या करेगी? मिस्टर बी को क्रेडिट देगी। मिस्टर बी को गवर्नमेंट क्रेडिट देगी क्योंकि ये जो इनवॉइस है इस पर GSTN नंबर आ रहे हैं, मिस्टर ए के भी आ रहे हैं, मिस्टर बी के भी आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट देख रही है, अच्छा मिस्टर बी तो रजिस्टर्ड है, इसका मतलब ये पर्सनल पर्पस के लिए गुड्स को यूज़ नहीं कर रहा है, इसको तो क्रेडिट देना होगा। अब क्या होगा? मिस्टर बी का जो GSTN पोर्टल है, GST पोर्टल है, उस पोर्टल के ऊपर मिस्टर बी को भी अपनी रिटर्न फाइलिंग करनी पड़ेगी, और ये 1800 रुपये का क्रेडिट अवेल करना पड़ेगा। गवर्नमेंट आपको क्रेडिट दे देगी, बट आपको घर आके क्रेडिट नहीं देगी, आपको वो क्रेडिट खुद से अवेल करना पड़ेगा। अब देखो होता क्या है कि मिस्टर बी ने क्या किया? परचेज किया, तो इसको परचेज करने के लिए इनवर्ड सप्लाई वाले फॉर्म फिल करना होगा, इनवर्ड सप्लाई का इसको फॉर्म करना होगा फिल। और मिस्टर ए ने सेल किया था तो उसने कौन सा फॉर्म फिल किया था? उसने आउटवर्ड सप्लाई वाला फॉर्म फिल किया था। अब देखो मिस्टर ए को इनवर्ड सप्लाई का फॉर्म फिल करना होगा, तो इनवर्ड सप्लाई के दो फॉर्म होते हैं, एक होता है 2A और एक होता है 2।
GSTR2A, एक होता है GSTR2, GSTR2A फॉर्म और GSTR2 फॉर्म, दो तरह के फॉर्म होते हैं। ये जो फॉर्म था GSTR2A, ये वाला फॉर्म किसी को भरने की ज़रूरत नहीं होती अपने हाथों का यूज़ करके। इस वाले फॉर्म में सब कुछ डेटा ऑटोमेटिक अपलोड होता है, सब कुछ ऑटोमेटिकली ऑटो पॉपुलेट होता है। जब मिस्टर ए ने सेल की डिटेल GSTR1 में भरी होगी, सेल की डिटेल GSTR1 में भरी होगी, तब ही बिल्कुल उसी टाइम पर GSTR2A ऑटो पॉपुलेटेड हो गया होगा। मतलब कि मिस्टर ए ने दिखाया होगा कि 10,000 रुपये की मैंने सेल की है, तो उसने इनवॉइस की डिटेल डाली होगी, GSTN नंबर डाला होगा, तो मिस्टर बी के पोर्टल पर ये वाली डिटेल खुद ही 2A में ऑटो पॉपुलेटेड हो गई होगी। मिस्टर बी को 2A खुद से भरने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर सारी समरी आ जाती है कि मिस्टर बी ने कहाँ कहाँ से गुड्स परचेज किया, कहाँ कहाँ से सर्विसेज अवेल की, कहाँ कहाँ से कैपिटल गुड्स परचेज किया। ये फॉर्म 2A अपने आप भरता चला जाता है। जैसे ही आपका सेलर GSTR1 भरेगा, वैसे ही 2A में वो ऑटो पॉपुलेटेड होता चला जाएगा। तो GSTR2A अपने आप भरा जाता है, इसको कोई भरता नहीं है। इवन ये एक रीड ओनली डॉक्यूमेंट होता है, रीड ओनली डॉक्यूमेंट। GSTR2A को आप अपने हाथ से एडिट भी नहीं कर सकते हो। मान लो आपके सेलर ने कोई चीज़ गलत डाल दी है, तो आप सोचो कि मैं इस चीज़ को सही कर लूँ, तो आप सही नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये वाला फॉर्म आपको एडिटिंग अलाउ नहीं करता। ये सिर्फ रीड ओनली फॉर्म होता है। आप यहाँ से बस अपनी समरी देख सकते हो कि मैंने ये वाली परचेज की, अच्छा मैंने ये वाली परचेज की, अच्छा मैंने ये वाली परचेज इस पर्सन से की, सिर्फ आप देख सकते हो। आपको अगर करेक्शन करना है तो आप यहाँ पर करेक्शन नहीं कर पाओगे। मैं आपको बताऊंगी कहां पर करोगे, बट यहां पर नहीं कर पाओगे। फिर ये जो GSTR2A फॉर्म होता है, ये आप गवर्नमेंट को अपलोड नहीं करते हो। गवर्नमेंट को ये फॉर्म आपको अपलोड भी नहीं करना होता। ये सिर्फ आपके लिए है। हे परचेजर, ये फॉर्म सिर्फ आपके लिए। आप देखो और देख के आप पता लगाओ कि कहाँ से आपने कितनी कितनी, किस सेलर से कितने कितने रुपए की परचेज करी है। सिर्फ आप देखो, आपके लिए है। अब बात आती है GSTR2 की। जैसे GSTR1 फॉर्म था जिसमें रिटर्न भरी गई थी, ऐसे ही GSTR2 फॉर्म होता है जिसमें कि परचेज की रिटर्न भर के गवर्नमेंट को अपलोड किया जाता है। अब आप यहाँ पर गवर्नमेंट को बताओगे कि देखो गवर्नमेंट, मैंने इतने रुपए की परचेज की है। अगर सेलर ने 2A में कोई गलती लिख रखी है तो उस वाली गलती को आप यहाँ पर सुधार सकते हो 2 में, तो उस वाली गलती को आप GSTR2 में सुधार लेना। GSTR2 आप भर देना और GSTR2 भर के आप गवर्नमेंट को अपलोड कर देना। ठीक है, तो यहाँ से सेलर ने GSTR1 भर दिया और यहाँ से आपने GSTR2 भर दिया। सेलर ने क्या भरा था? GSTR1 भरा था। परचेजर ने क्या भर दिया? GSTR2 भर दिया। तो अब क्या होगा, ये जो परचेजर है और ये जो सेलर है, सेलर का जो ITC है, क्योंकि परचेजर ने जब गुड्स परचेज किए होंगे तो टैक्स दिया होगा, इनपुट टैक्स दिया होगा, तो ये वाला जो ITC होगा यहाँ पर सेट ऑफ कर लिया जाएगा इन फ्यूचर। कब किया जाएगा, कितने दिन में किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, वो सब मैं आपको सेक्शन में बताऊंगी। अभी सिर्फ इतना जानो कि जब सेलर GSTR1 भर देता है और परचेजर GSTR2 भर देता है, तो गवर्नमेंट के पास सेल की डिटेल भी पहुंच गई, गवर्नमेंट के पास परचेज की डिटेल भी पहुंच गई। अब गवर्नमेंट को पता लग गया कि हाँ 1800 रुपये का GST ये परचेजर भेज चुका है, तो अब इस परचेजर को 1800 रुपये का ITC दिया जाएगा इन फ्यूचर। चलो, इतनी बात सबको समझ आई या नहीं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में मैसेज करो और एक बार मेरे साथ जय माता दी।
मैम प्लीज समरी बता दो, एक बार समराइज कर दो। चलो अब मैं इस चीज को एक बार समराइज कर देती हूँ कि इस डायग्राम में हमने क्या पढ़ा। फिर इस डायग्राम का फ्लो चार्ट मैं आपको दिखाऊंगी, वहां पर आप आंसर करोगे, फिर चीजें पक्की पक्की आपको समझ आ जाएंगी, फिर मेरी भी टेंशन खत्म हो जाएगी, फिर मुझे भी सुकून मिलेगा कि हाँ जो मैंने आपको पढ़ाया वो सब आपको समझ आ गया। एक साइड सेलर है, एक साइड परचेजर है। सेलर ने गुड्स बेचा, परचेजर ने गुड्स खरीदा, ठीक है। सेलर मतलब सप्लायर, परचेजर मतलब रेसिपिएंट। जब सप्लायर ने गुड्स बेचा तो सप्लायर ने गुड्स बेचने की डिटेल कौन से फॉर्म में भरी, मैसेज कौन से फॉर्म में सप्लायर ने डिटेल गवर्नमेंट को बताई, GSTR 1 में, वेरी गुड। फिर परचेजर ने कौन से फॉर्म में डिटेल गवर्नमेंट को दिखाई, 2A क्या लिख रहे हो, जल्दी लिखो, 2A नहीं 2 में, GSTR 2 में गवर्नमेंट को परचेजर ने, रेसिपिएंट ने अपनी डिटेल दिखा दी कि मैंने ये चीजें परचेज की हैं और इतने इतने रुपए का टैक्स दिया है। 2A में नहीं, 2A जस्ट एक समरी है जो कि रेसिपिएंट को बताता है कि हे रेसिपिएंट तूने कहाँ से कितने कितने रुपए का क्या क्या परचेज किया है। गवर्नमेंट को GSTR 1 से ये पता लग गया कि सेलर ने इतने रुपए का GST अपने रेसिपिएंट से लिया है। GSTR 2 से गवर्नमेंट को ये पता लग गया कि हाँ रेसिपिएंट ने इतने रुपए का GST दिया है, तो दोनों सच बोल रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, ये जो रेसिपिएंट है इसको इन फ्यूचर में ITC दे देगी, क्योंकि इसने जो पैसा दिया था किसको दिया था, सप्लायर को दिया था, सप्लायर ने किसको दे दिया, गवर्नमेंट को दे दिया। अब गवर्नमेंट आके वापस इस रेसिपिएंट को पैसा वापस कर देगी ITC का। तो इतनी सी बात मैंने आपको इस फ्लो चार्ट से पढ़ाई थी। अब एक एग्जाम्पल पर आ जाइए। Mr. A of Kolkata sold taxable goods to Mr. B of Chennai। Mr. A हैं जो कि कहाँ पर रहते हैं, कोलकाता में रहते हैं। अरे कहीं भी रहे हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो ये देखना है कि क्या क्या कांड कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, ये सेल कर रहे हैं या फिर परचेज कर रहे हैं, हमें तो ये देखना होता है। कहीं भी रहे वो तो बस बाद में काम आने वाली चीज़ें वो अभी नहीं सिखा रही। मिस्टर ए हैं, कोलकाता में रहते हैं, ये गुड्स बेचते हैं मिस्टर बी को और मिस्टर बी चेन्नई में रहते हैं। मिस्टर बी बीइंग अ बायर, मिस्टर बी कौन हुए, बायर हुए, बायर ऑफ गुड्स इज एलिजिबल टू क्लेम द IGST एज क्रेडिट ऑन परचेज बेस्ड ऑन द टैक्स इनवॉइस इशू बाय मिस्टर ए ऑफ कोलकाता। ये पूरा एक एग्जाम्पल जो मैंने आपको कहानी बना के अभी सुनाया वो यहाँ पर लिख दिया है ताकि आपको इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना आए कि मिस्टर ए थे, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स बेचा। जब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स बेचा तो बदले में क्या लिया, गुड्स का पैसा लिया और GST का पैसा लिया। गुड्स का पैसा उन्होंने अपनी पॉकेट में रख लिया और GST का पैसा उन्होंने गवर्नमेंट को भेज दिया। फिर क्या होगा, इन फ्यूचर में मिस्टर बी जिन्होंने इनपुट टैक्स पे किया था उस इनपुट टैक्स का क्रेडिट वो अवेल कर लेंगे। चलो ये देखो यहाँ पर ये डायग्राम बनाया, Q2 पाई सा बिल्कुल छोटा सा। मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स बेचा, मिस्टर बी ने गुड्स की वैल्यू दी प्लस GST का पैसा दिया। मिस्टर ए ने वैल्यू जो थी वो अपनी पॉकेट में डाल ली और GST का पैसा गवर्नमेंट को भेज दिया। और सभी मेरे साथ एक बार बोलेंगे जय माता दी। इस चीज को मैंने पूरा स्टेप वाइज अप्रोच में यहाँ पर लिखा। मिस्टर ए सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी, मिस्टर ए ने गुड्स किसको बेचा, मिस्टर बी को बेचा। इनवॉइस कौन बनाएगा, मैसेज करो, इनवॉइस कौन बनाएगा, मिस्टर ए और मिस्टर बी। जल्दी से रिप्लाई करो, सभी कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करो, मैं भी आपके साथ ऑनलाइन हूँ, मैं आपकी कमेंट्स पढ़ रही हूँ। मिस्टर ए बनाएगा मैम, वेरी गुड। मिस्टर ए विल रेज इनवॉइस और मिस्टर ए फिर क्या कलेक्ट करेगा इनवॉइस के रिस्पेक्ट में, गुड्स की वैल्यू कलेक्ट करेगा प्लस GST का पैसा कलेक्ट करेगा। मिस्टर ए विल अपलोड द डिटेल ऑफ टैक्स इनवॉइस इशूड इन फॉर्म GSTR 1।
फिर ये जो मिस्टर ए है ना, ये जो सप्लायर थे, ये क्या करेंगे, अपनी सेल की डिटेल GSTR1 में अपलोड कर देंगे, अपने सारे इनवॉइसेस GSTR1 में अपलोड करके गवर्नमेंट को बता देंगे। फिर क्या होगा, ये जो डिटेल है, द डिटेल विद रिस्पेक्ट टू सेल टू मिस्टर बी विल ऑटो पॉपुलेटेड इन GSTR2A. The same data will be pooled when Mr. B will file GSTR2, that is detail of inward supply. फिर क्या होगा, जब मिस्टर ए ने अपनी सेल की डिटेल दिखाई थी GSTR1 में, तो GSTR1 से कौन सा फॉर्म ऑटो पॉपुलेटेड हो जाता है, जल्दी बताओ। GSTR1 से मैम GSTR2A फॉर्म ऑटो पॉपुलेटेड हो जाता है। तो GSTR1 से GSTR2A क्या हो गया, ऑटो पॉपुलेटेड हो गया। फिर GSTR2A से देख देख के सप्लायर ने GSTR2 भर दिया। अगर सप्लायर को कोई थोड़ी मोड़ी गलती भी नजर आई तो उसने रेसिपिएंट ने GSTR2A को देख देख के GSTR2 भर दिया। अगर रेसिपिएंट को कोई थोड़ी मोड़ी भी गलती नजर आई तो उसने GSTR2 में सुधार ली। क्या GSTR2A को एडिट किया जा सकता है, यस और नो, रिप्लाई करो। नो मैम, ये जो फॉर्म होता है ना, इसको हम रीड कर सकते हैं, ये सिर्फ रीड ऑनली डॉक्यूमेंट होता है, इसको हम करेक्ट नहीं कर सकते। इवन 2A तो हम गवर्नमेंट को अपलोड भी नहीं करते, हम तो अपलोड करते हैं गवर्नमेंट को GSTR2। वेरी वेरी गुड। और इसी के साथ एक बात बोलेंगे, जय माता दी। Mr. B will then accept the detail of that the purchases has been made and reported by the sellers correctly, and subsequently the tax on purchases will be credited to e-credit ledger of Mr. C and he can adjust in against future output tax. Mr. B ने क्या किया, अपनी परचेजेस की डिटेल दिखा दी, उधर से सेलर ने भी अपनी डिटेल दिखा दी। तो क्या हुआ, गवर्नमेंट ने वो जो ITC था वो GST पोर्टल पर A के अकाउंट, B के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। ये क्रेडिट लाइबिलिटी लेजर क्या होता है, ये सब क्या होता है, अभी नहीं समझा रही हूँ, अभी बहुत सिंपल वे में करा रही हूँ, सब समझाऊंगी धीरे धीरे। सिर्फ इतना जानो कि जो B का जो पैसा था, B ने जो इनपुट टैक्स दिया था, वो इनपुट टैक्स उसके अकाउंट में वापस आ गया और वो पैसा वो इन फ्यूचर अपने आउटपुट लाइबिलिटी को सेट ऑफ करने के लिए यूज कर सकता है। और मेरे साथ सभी बोलेंगे जय माता दी। अब आइए आगे। इतनी बात पूरी सीक्वेंस में लिखी थी, यहाँ पूरा डायग्राम एकदम सुंदर सा, बहुत ब्यूटीफुल सा आप सबके लिए मैंने बना रखा है। आप सब नोट मत किया करो, जो मैं अभी लिख रही हूँ वो सब कुछ बना रखा होता है। सप्लायर ने गुड्स दिया, रेसिपिएंट को दिया, सप्लायर ने रेसिपिएंट को इनवॉइस दिया, इनवॉइस पर क्या क्या डिटेल दिखाई, हालांकि बहुत थोड़ी सी लिखी है, आपको पता है कि क्या क्या पर्टिकुलर्स इनवॉइस पर दिखाए जाते हैं। जिसको नहीं पता वो टेंशन मत लेना, बाद में पता लग जाएगा। कहीं पता लगा मैंने बोल दिया कि नहीं पता तो बच्चे सोचे हाँ हमें इनवॉइस नहीं आता, दैट मीन्स अब हम ITC का चैप्टर नहीं कर सकते। चलो क्लास यहीं पर बंद, और अब जाके फोन उठाया और अब बाकी सब खुद ही समझदार हो, मैंने बताऊंगी। सप्लायर ने क्या किया, 10,000 रुपये लिया प्लस 1,800 रुपये GST का लिया। सप्लायर ने क्या किया था, ये जो वैल्यू ऑफ गुड्स थी वो तो अपनी पॉकेट में रख लिया और जो GST का पैसा था वो गवर्नमेंट को भेज दिया। बट कैसे भेजा जाएगा, तो ये जो सप्लायर था ये GST पोर्टल पर गया, इसने GST पोर्टल पर आउटवर्ड सप्लाई का फॉर्म खोला। आउटवर्ड सप्लाई बोले तो सेल, तो इसने फॉर्म GSTR1 में सभी इनवॉइसेस का डिटेल अपलोड कर दिया, ठीक है, इसने गवर्नमेंट को बता दिया। फिर क्या हुआ, ये जो रेसिपिएंट था ये भी अपने GST पोर्टल पर गया, इसको अपनी परचेजेस की इनवर्ड सप्लाई की रिटर्न फाइलिंग करनी थी। तो इसने देखा कि जो GSTR2A था वो खुद ही ऑटो पॉपुलेटेड हो रखा था। इसने वहाँ से देखा, अच्छा मैंने यहाँ से परचेज किया, अच्छा मैंने यहाँ से भी परचेज किया। इसने जहाँ जहाँ से परचेज किया इसने सारी डिटेल उठा के GSTR2 में लिख दी। अगर कोई डिटेल GSTR2A में ऑलरेडी नहीं आ रही थी क्योंकि GSTR1 फाइल नहीं किया गया होगा,
तो इसने वो डिटेल भी अपने हाथ से GSTR2 में लिख दी और GSTR2 इसने गवर्नमेंट को अपलोड कर दिया। अब गवर्नमेंट के पास GSTR1 भी आ गया सेलर से, GSTR2 आ गया परचेजर से। गवर्नमेंट ने दोनों फॉर्म को देखा, गवर्नमेंट ने देखा कि अच्छा रेसिपिएंट ने तो 1800 रुपये का GST पे किया है। गवर्नमेंट ने 1800 रुपये का GST पोर्टल पर डाल दिया बी के अकाउंट में। अब इन फ्यूचर वो उस क्रेडिट को एडजस्ट कर सकता है, सेट ऑफ कर सकता है अपनी आउटपुट लायबिलिटी के अगेंस्ट। चलिए अब हमारी बात ये वाली हो गई है कंप्लीट। अब आइए आप सब यहाँ पर, ये नहीं, आप आइए यहाँ पर। यहाँ थोड़ी सी कहानी लिखी हुई है, हालांकि ये सब स्टडी मैथ्स में थी तो मेरे को भी लिखना पड़ा। मैंने कहा लिख देती हूँ थोड़ा सा, वरना बच्चे बोलेंगे कि मैम नोट्स इनकम्प्लीट है। आप सब भी बोलते हैं, आप सब तो बहुत क्यूटी पाए से हो, आप सबको मैं टेबल से पढ़ा रही हूँ। ये यूट्यूबर्स बोलने लग जाते हैं कि मैम नोट्स में ये चीज़ नहीं थी, ये चीज़ नहीं थी। खैर मैं छोड़ती कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ती हूँ। एक सिंगल चीज़ भी नोट्स में ढूंढ के लिखती हूँ कि आपको स्टडी मैट ना खोलना पड़ जाए, आपको स्टडी मैट ना खोलना पड़ जाए। The GST regime promises seamless credit on goods and services across the entire supply chain। ये क्या बोल रहे हैं कि जो GST का जो रिजिम है, जो GST है, ये क्या करता है, सीमलेस क्रेडिट देता है, यानी कि बिना रुकावट का। सीमलेस का मतलब होता है जिसका कोई रोक नहीं है, बिना रुकावट का क्रेडिट देता है। हालांकि कुछ सिचुएशंस हैं, हम पढ़ेंगे और हमने पढ़ी भी है कि अगर पर्सनल पर्पस है तो क्रेडिट नहीं मिलता, अगर एग्जाम्प्टेड गुड्स हैं तो क्रेडिट नहीं मिलता। हालांकि अभी बहुत सारी सिचुएशन आपको पढ़ाऊंगी जहाँ नहीं मिलता। अदरवाइज हर केस में बिना रुकावट के इजीली क्रेडिट मिल जाता है। विद सम एक्सेप्शन, मैंने कहा था ना कुछ एक्सेप्शंस हैं। ये वाला एक्सेप्शन अभी आपको नहीं पढ़ाया, कंपोजिशन स्कीम वाला पढ़ाऊंगी। एग्जेम्प्टेड वाला आपको पढ़ा दिया, पर्सनल वाला आपको पढ़ा दिया। तो GST के अंदर बिना रुकावट के GST के टैक्स का क्रेडिट मिल जाता है। ITs कंसिडर टू द लाइफलाइन ऑफ द GST रिजिम। ITC मैंने आपको क्या कहा था कि GST की बैकबोन है। अगर ITC नहीं होगा तो फिर से कास्केडिंग इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, टैक्स के ऊपर टैक्स, और टैक्स का बहुत सारा बर्डन, डबल टैक्सेशन स्टार्ट हो जाएगा। In fact, it is the provision of ITC which essentially make GST a value-added tax। ITC की वजह से ही जो GST है हमारा वैल्यू एडेड टैक्स बनता है। नेक्स्ट क्लास में प्रूव करूंगी कि वैल्यू एडेड टैक्स कैसे बनता है। दैट इज कलेक्शन ऑफ टैक्स एट ऑल पॉइंट्स ऑफ सप्लाई चेन आफ्टर अलाउइंग ऑफ टैक्स पेड एट अर्लियर पॉइंट। बेसिकली यही बात बोल रहे हैं कि एक स्टेज पर दिया हुआ टैक्स का पैसा दूसरी स्टेज पर जाके वापस मिल जाता है। तो अल्टीमेटली बीच में जितने भी दुकानदार आते हैं उन्होंने जितना जितना टैक्स भरा होता है वो सारा टैक्स उनके पास वापस आता चला जाता है, और सारा का सारा टैक्स का बर्डन अल्टीमेट एंड यूजर के ऊपर जाके शिफ्ट हो जाता है। In simple words, the credit of tax paid at every stage would be available as set-off for payment of tax at every subsequent stage। ये तो आप सबको पता ही है कि जो आपने एक स्टेज पर जो टैक्स भरा वो वाला टैक्स आपको सब्सिक्वेंट स्टेज पर एज अ क्रेडिट मिल जाएगा। अब आ गई एक मजे की बात। यही सुनने के लिए तो मैम हम बैठे थे, यही तो हमको जानना था कि अब ये बताओ कि कितने सेक्शन हमको पढ़ने हैं। तो मैं यहाँ पर प्रॉपरली दिखा रही हूँ कि कौन सा वाला सेक्शन किसको पढ़ना है और किसको नहीं पढ़ना है, और मैं इस तरह के सेक्शंस कैसे लेके चलूँगी अपनी क्लास में। डेफिनेशन उसके बाद कवर की जाएंगी, उसके बाद सेट ऑफ प्रोविज़न कवर किया जाएगा। पहले ये देख लो, इस चैप्टर में सेक्शन है सिर्फ 5, 16, 17, 18, 19, 20, 21, सॉरी 6 सेक्शन है इस वाले चैप्टर में। और इस वाले चैप्टर में थोड़े से इस वाले चैप्टर में रूल्स।
अब सीए इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट्स प्लीज़ आप सब सुन लीजिए और आप सबको थोड़ी सी खुशी होगी, क्योंकि होती है जनरली बच्चों को कि जब उनको पता लगता है कि अरे वाह हमें तो कम पढ़ना है। आपको सिर्फ 3 सेक्शन पढ़ने हैं, सेक्शन नंबर 16, सेक्शन नंबर 17 और सेक्शन नंबर 18। रूल्स तो जितने हैं सारे आपको पढ़ने हैं, क्योंकि रूल्स हैं ही 16, 17, 18 वाले सेक्शन के ऊपर। सीएमए वाले स्टूडेंट्स आपको सारे सेक्शंस में पढ़ाऊंगी, 21 तक पढ़ाऊंगी, आपको सारे पढ़ने हैं। फाइनल वाले स्टूडेंट्स, यहाँ पर फाइनल का मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि सीए इंटरमीडिएट आप देख लो, जो सेक्शन आप अभी नहीं पढ़ रहे हो वो आपको सीए फाइनल में पढ़ना है। सीएमए इंटरमीडिएट वाले बोल रहे हैं मैम हमारे ऊपर इतना अत्याचार क्यों हो रहा है? बेटा आपका पेपर 100 मार्क्स का आता है जीएसटी का, और ये सीएमए वालों का जस्ट 40 नंबर का आना है। इस वजह से आपको ज़्यादा पढ़ना है, इनको पढ़ना पड़ेगा, इनको फाइनल में जाके इतना पढ़ना पड़ेगा, बहुत पढ़ना पड़ेगा इनको। चलो ये चीज़ समझ आ गई। चलिए डेफिनेशन में इस वाली क्लास में नहीं स्टार्ट कर रही हूँ, इस वाली क्लास को यहीं स्टॉप करती हूँ। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम डेफिनेशन करेंगे और सेट ऑफ प्रोविजन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, 2 क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिसने ये 2 क्लास नहीं की वो फिर आईटीसी का चैप्टर मेरे से तो बिल्कुल नहीं समझ पाएगा, इवन किसी से भी नहीं समझ पाएगा, जो बेस ही नहीं बनेगा। तो चलिए तो आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। आज की क्लास यहीं पर स्टॉप करते हैं। ये जो नोट्स हैं टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा, जितना आज आपको पढ़ाया है इतने नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। और आप सभी को जय माता दी, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।